बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि ये गाड़ी 40 bhp पावर जनरेट करती है, तो क्या इसका इंजन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है? क्या इस गाड़ी में इंजन हीटिंग इशू है? क्या ये गाड़ी का इंजन शिम नॉइज प्रोड्यूस करता है? ये गाड़ी माइलेज बहुत कम देती है। ये गाड़ी के ब्रेक पैड जो है वो टिकते नहीं हैं। बार बार आपको ब्रेक पैड्स हमेशा चेंज करने पड़ते हैं। ये गाड़ी का सिटी माइलेज बहुत ही कम है। अगर आप सिटी में इसको चलाओगे तो आपको इंजन हीट बहुत ज़्यादा फेस होगी। इसकी चेन अगर आप लूप करोगे तो 100 और 200 किलोमीटर में ही इसके ऊपर रस्टिंग जमा हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इस गाड़ी के बारे में। तो आज इसकी वीडियो में हम लोग ये सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये गाड़ी जो है प्राइम की तरफ से, दिस इज द स्पीड 400 मॉडल, और ये आती है 400 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ, जो कि प्रोड्यूस करता है 40 bhp ऑफ पावर और 37.5 Nm का टॉर्क। आगे और पीछे दोनों तरफ अलॉय व्हील आपको मिल जाएंगे, और ये जो टायर्स आते हैं इसमें वो आते हैं रेडियल टायर्स वर्डेस्टाइन कंपनी के। पीछे के टायर की जो साइज है दैट इज 150/70 R17। आगे का जो टायर है दैट इज 110/80 R17। जो फ्रंट का फोक है वो है 43 mm अपसाइड डाउन फोक, और उसकी ट्रैवल रेंज जो है दैट इज 140 mm ऑफ ट्रैवल। पीछे आपको इसमें एक रियर मोनोशॉक देखने को मिल जाएगा जो कि साइड माउंटेन है, और उसकी ट्रैवल है 130 mm। तो अब बात करते हैं ये गाड़ी चलने में कैसी है। अभी गाड़ी का जो करंट रनिंग है वो है 7000 किलोमीटर्स, और ये 7000 किलोमीटर्स में एक लद्दाख ट्रिप भी इंक्लूडेड है। जो मैंने पूरा लद्दाख सर्किट किया था उसमें हमने ट्रैवल किया था 3300 किलोमीटर्स। तो हम लोग पुणे से निकले थे एंड वी वेंट टिल द उमलिंगला विच इज द टॉप। ये गाड़ी मैंने हर जगह चला ली है। सबसे पहले बात करते हैं जो इश्यूज हमने डिस्कस किए उसके बारे में। तो सबसे पहला जो मेन इशू है वो है इंजन हीट। अब देखिए, इफ यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम द स्मॉल इंजन लाइक 100 cc, 150 cc, 200 cc, तो इस इंजन में आपको थोड़ी सी हीट फील होगी, स्पेशली अगर आप इसको सिटी में चलाओगे। तो स्पीड अगर 60-70 के ऊपर जाता है तो देयर इज नो हीट एट ऑल। अब इसके माइलेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये गाड़ी आपको सिटी में अराउंड 25 से लेके 30 तक माइलेज दे देगी। अगर आप हाईवे हिट कर रहे हो तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 30 to 35। तो जो मेरी लद्दाख ट्रिप में बाइक ने माइलेज दिया था वो था समवेयर अराउंड 30 से लेके 35 के बीच में। तो गाड़ी का एवरेज एज कम्पेयर टू द पावर इट्स प्रोड्यूसिंग, इट्स रियली गुड एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स क्लास। हाँ, हो सकता है कि 350 सीसी रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक इससे आपको ज़्यादा माइलेज मिले, बट इफ यू कंपेयर द पावर आउटपुट इट इज़ ऑलमोस्ट डबल देन व्हाट वी हैव इन द रॉयल एनफील्ड। तो आई थिंक 30 का माइलेज इज रियली गुड। कौन से ऐसे फीचर है ये जो ये गाड़ी में यूनिक है? तो आई थिंक सबसे यूनिक फीचर जो मुझे अच्छा लगा, और आई थिंक ये यूनिक है बाकी सारी गाड़ियों में, वो है इसका इमोबिलाइजर। इसकी जो की है ये बहुत ही हाई क्वालिटी की है, और इसमें एक छोटा सा चिप लगा हुआ है जो कि एक रिसीवर है, और इसका जो की होल है उसके अंदर आपको एक इमोबिलाइजर देखने को मिलेगा जो कि एक कंटिन्यूस रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता रहता है। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये जो गाड़ी है वो सिर्फ अपने ओरिजिनल की के साथ ही स्टार्ट होगी। अगर आप डुप्लीकेट की बनाओगे एग्जैक्ट सेम रेप्लिका, बट उसमें वो इमोबिलाइजर का जो रिसीवर है वो नहीं है, इसके लिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये आई थिंक बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी फीचर है। अगर आप गाड़ी कहीं पे लगा भी लेते हो तो कोई भी आसानी से आपकी गाड़ी को चुरा नहीं सकता। So this is one of the best feature and I think this is unique to Triumph. बाकी गाड़ियों में आपको इमोबिलाइजर तो देखने को नहीं मिलेगा। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी।
अगर आप इसका फ्रंट का एक्सीलरेटर देखोगे तो वहां से कोई भी केबल नहीं गई है। तो जनरली क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो बाइक रहती है उसको एक केबल निकलता है जो आपके कार्बोरेटर या फिर जो आपका FI टेक्नोलॉजी यानी फ्यूल इंजेक्शन है उसको कंट्रोल करता है, और वो मैनुअल थ्रॉटल रिस्पॉन्स होने की वजह से देयर इज अ डिले इन बिटवीन। नाउ ट्रायम्फ में एक खास बात ये है कि ये जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है, एक ECU आपका फ्यूलिंग बहुत कंट्रोल करता है, तो इसकी वजह से आपको जो परफॉर्मेंस है वो एकदम इंस्टेंट मिलता है। तो देयर इज एब्सोल्युटली नो डिले इन द राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। अब इससे होता क्या है, इसकी गाड़ी की ट्रैक्टेबिलिटी जो है वो भी बहुत बढ़ जाती है। तो आप हायर गियर में लोअर RPM पे लो स्पीड पे गाड़ी आराम से चला सकते हो। तो ट्रैक्टेबिलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस बाइक। तो देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है ना, ट्रैक्शन कंट्रोल विल स्टॉप द इंजन पावर टू योर रियर व्हील इन केस इफ देयर इज नो ट्रैक्शन। मतलब अगर कोई स्लिपरी कंडीशन में आप गाड़ी चला रहे हो तो वहां पे अगर गाड़ी स्लिप होती है तो ये इंजन का पावर रियर व्हील को कट ऑफ कर देगा। उसकी वजह से आपकी स्किड होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। एंड आई थिंक दिस इज वेरी गुड फीचर। बाकी बहुत सारी गाड़ियों में ये फीचर आता है, बट आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव फीचर फॉर ऑल द बाइक्स। इसका और एक फीचर जो है वो है अपसाइड डाउन फोर्क। ये गाड़ी की मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। तो दिस बाइक इज वेरी इजी टू मैन्यूवर। हाई स्पीड में भी एकदम आराम से बाइक चलती है, और लो स्पीड में भी आपको बाइक का वेट बिल्कुल भी फील नहीं होगा। वेट की बात करें तो ये गाड़ी का जो वेट है दैट इज अराउंड 180 kgs। तो ये ज्यादा हैवी भी नहीं है, और 40 bhp पावर होने की वजह से क्या होता है कि हाई स्पीड पे भी गाड़ी एकदम आराम से चली जाती है, क्योंकि पावर टू वेट रेशियो जो है वो बहुत ही ज्यादा है। इस गाड़ी का टॉर्क भी बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इनिशियल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेरी बेस्ट। मतलब आप इसको सिटी में भी चलाओगे, आप हाईवे पे लेके जाओगे, कहीं पे भी आपको पावर की कोई कमी महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके टॉप स्पीड के बारे में। तो लोगों को बहुत सारे लगता है कि 40 bhp है तो इसका टॉप स्पीड भी ज्यादा होगा। कंपनी का जो आई थिंक क्लेम्ड वाला टॉप स्पीड है इट इज समवेयर अराउंड रेंज ऑफ 150। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है लोगों ने इसको 165 kmph तक भी लेके गए हैं। मैं मेरा अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आई हैव टेकन दिस बाइक टिल द स्पीड ऑफ 140। तो इसका जो स्वीट स्पॉट है, जो हाईवे क्रूजिंग स्पीड है, वो है इसका बिटवीन 100 to 120। तो 100 and 120 जो है इसका वो एकदम निर्वाणा वाला स्टेट है। अगर आप उसको ये स्पीड पे चलाओगे आपको बिल्कुल वाइब्रेशन फील नहीं होंगे, बिल्कुल आपको हीट फील नहीं होगी, और गाड़ी एकदम आराम से क्रूज करेगी। तो दिस इज आइडियल क्रूजिंग स्पीड 100 to 120। और इसमें आई थिंक ये चीज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, बिकॉज दिस इज अ 40 bhp बाइक एंड यू आर क्रूजिंग एट लेट्स से 110 120, you have enough power in reserve to overtake anything and everything on the highway। मतलब क्या, you're cruising on 120 और आपको सामने कोई गाड़ी चल रही है और आपको उसको ओवरटेक करना है, तो आपको गियर डाउन करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव 7 to 8 bhp लेफ्ट और आप उसको एक्सीलरेट देके और गाड़ी आराम से आप कोई भी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो। So I think this is the main difference what makes this bike very special। क्योंकि क्या होता है, इफ यू कंपेयर दिस विद द रॉयल एनफील्ड बाइक्स जो कि 20 bhp जनरेट करती है, वो भी 100-110 पे आराम से चलेगी, बट उसने अपना सारा bhp ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है। हाउएवर ट्रायम्फ की ये जो बाइक है इसमें पावर रिजर्व होने की वजह से 100-120 स्पीड इसका एक मिड रेंज स्पीड आप समझ सकते हो। इसके बाद भी इसमें इनफ पावर रहता है कि आप हाईवे पे आराम से ओवरटेक कर सकते हो। तो जो मैंने लद्दाख राइड की थी उसमें बाकी रॉयल एनफील्ड की भी गाड़ियां थी, हार्ले डेविडसन की X40 भी थी, एक हिमालयन 450 भी थी। तो क्या होता है ना, व्हेन यू हैव द हाई पावर इन द बाइक, आप इसको हाईवे पे आराम से चला सकते हो एंड यू वोंट फील दैट स्ट्रेस। तो आपको कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि मैं गाड़ी को पुश कर रहा हूँ, इसको बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत है। सस्पेंशन जो है इसका वो भी एकदम सेटल्ड है। तो बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X अगर कंपेयर करें तो स्क्रैम्बलर 400X इज अ बेटर बाइक। जी हाँ, वो आपको थोड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगी,
लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन होने की वजह से क्या होता है, बैड रोड्स पे वो गाड़ी इससे अच्छी चलती है। बट देयर इज वन आई थिंक डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग लॉन्ग सस्पेंशन ट्रैवल, कि जब भी आप हाईवे हिट करोगे तो उस पे अंडुलेशंस अगर है तो वो गाड़ी एक बोट इफेक्ट थोड़ा सा प्रोवाइड करती है, ऐसा मुझे लगा। आई एम नॉट सेइंग दैट स्क्रैम्बलर इज बैड, इट्स अप टू योर पर्सनल चॉइस। बट अगर आपका सस्पेंशन जो फर्म रहता है, जैसे कि स्पीड 400 में है, तो आप हाई स्पीड पे भी गाड़ी चलाओगे ना, तो कहीं पे भी आपको वो ऐसा डर नहीं लगेगा गाड़ी हाई स्पीड पे लेके जाते टाइम, दैट यू विल फील दैट बाइक इज ऑलवेज इन योर कंट्रोल। प्लस इसका बेनिफिट और एक भी है कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो स्क्रैम्बलर से थोड़ी सी नीचे सेट है, तो कम हाइट वाला इंसान भी इसको आराम से चला सकता है, और हाईवे पे ये गाड़ी थोड़ी ज्यादा स्टेबल फील होती है, ऐसा मुझे लगा। तो ये सस्पेंशन भी इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। तो अगर आप ऑनलाइन रिव्यूज देखोगे ना, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि ट्रायम्फ की जो गाड़ी है उसके ब्रेक्स एकदम बेकार है, हम लोगों के ब्रेक पैड जो है वो 1000-2000 किलोमीटर में खराब हो जाते हैं। तो देखिए, ब्रेक पैड्स में जो है 3 टाइप के ब्रेक पैड्स आते हैं। एक आता है ऑर्गेनिक ब्रेक पैड, एकदम लो क्वालिटी। सिरेमिक ब्रेक पैड इज समवेयर इन द मिडल, सिंटर्ड ब्रेक पैड इज एट द टॉप। तो ट्रायम्फ की जो स्पीड 400 है, ये आते हैं सिंटर्ड ब्रेक पैड के साथ, जो आगे है, पीछे वाला स्टिल ऑर्गेनिक है। तो अगर आपके पास T4 है, स्क्रैम्बलर है, XC है, कोई और गाड़ी है, तो उसको आप सिंटर्ड ब्रेक पैड डालोगे तो यू वोंट फील दैट इशू। मेरे जो ब्रेक पैड है अभी 7000 किलोमीटर है, और आगे के जो ब्रेक पैड है दे आर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, कोई भी ब्रेकिंग में इशू नहीं है। रियर ब्रेक पैड यस, मैंने ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ 2 बार, एंड रियर के ब्रेक पैड जो है वो अराउंड 2000 to 2500 किलोमीटर्स में खराब हो जाते हैं। तो यस, दिस इज नॉट एन इशू, इट्स जस्ट दैट यू विल हैव टू फाइंड द राइट ब्रेक पैड फॉर द बाइक। ओके, अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग के बारे में। देखिए, जैसे मैंने बोला, इसका जो सस्पेंशन है वो एकदम एप्ट है, और यूएसडी फोक होने की वजह से ये हैंडलिंग बहुत अच्छी करती है। तो लो स्पीड, हाई स्पीड, अगर आप हाईवे भी हिट कर रहे हो तो सब जगह आपको ये बाइक उतनी ही कंफर्टेबल लगेगी। सो हैंडलिंग जो है ये गाड़ी का बहुत अच्छा है। और एक चीज बहुत सुनने को मिलती है अगर आप ऑनलाइन रिव्यूज देखोगे, कि ये जो गाड़ी है दैट इज स्मॉल, तो ये गाड़ी थोड़ी छोटी है, आपकी गाड़ी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी। तो देखिए, ऑनलाइन रिव्यूज जो है वो सारे बेस्ड है जो फर्स्ट जनरेशन स्पीड 400 थी उसके ऊपर। इसका मतलब यह है कि जो MY25, मतलब ये जो मेरी गाड़ी है, दिस इज द अपग्रेडेड वर्जन विच ट्रायम्फ हैज लॉन्च, और इसमें उन्होंने थोड़ा रेक एंगल चेंज किया है। इसके जो टायर की साइज है वो भी थोड़ी बड़ी है। टायर साइज मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द साइड वॉल। और थोड़ा रेक एंगल चेंज करने की वजह से ये गाड़ी आपको कहीं से भी छोटी नहीं लगती। यस, इट इज स्मॉलर देन द स्क्रैम्बलर 400X, बट जो पहली वाली गाड़ी में इशू था ना कि एकदम ही छोटी दिखती थी, ऐसा इशू इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6", 5'7", 5'8" के आसपास है, सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट बाइक फॉर यू। और एक बात इसमें जो आते हैं वो आते हैं एडजस्टेबल लीवर्स। अब इसका बेनिफिट क्या है ना, अगर आपकी उंगलियां छोटी है तो आप अपना जो ब्रेक लीवर है और क्लच लीवर है इसको अपने हिसाब से आराम से एडजस्ट कर पाते हो। तो इसमें 5 अलग अलग सेटिंग्स है, 1 बीइंग द फारदेस्ट एंड 5 बीइंग द क्लोजेस्ट। तो ये गाड़ी के जो मिरर है वो आते हैं बार एंड मिरर्स। तो बहुत सारे लोगों का ये भी लगता है कि बार एंड मिरर्स जो है उसमें इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलती, बट जितना मैंने यूज किया है, बिकॉज इसका जो पोजीशन है वो एकदम बार के एंड पे है, एकदम परफेक्ट है, आपको पीछे देखने में कोई भी इशू नहीं आता। आपके जो एल्बोज है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते आपका व्यू। और इसके जो मिरर है वो इतने स्टडी है ना, जो मैंने लद्दाख ट्रिप की थी, आई जस्ट सेट इट, और पूरी एंटायर ट्रिप होने के बाद भी ना इसको मुझे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो देयर आर एब्सोल्युटली नो वाइब्रेशंस इन द मिरर एट ऑल। अब बात करते हैं इसके इश्यूज के बारे में। तो इश्यूज क्या है इसमें, हेडलाइट के जो थ्रो है वो थोड़ा सा वीक है, इंटेंसिटी भी वीक है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू द लॉन्ग ट्रिप्स, आपको फॉग लैम्प डालने पड़ेंगे इसमें। इसके जो इंडिकेटर है वो आई थिंक जो रेनी सीजन है उसमें उसके अंदर पानी चला जाता है। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी रिप्लेस दिस अंडर वारंटी, बट वो इश्यू स्टिल है। जो इंडिकेटर है उसके अंदर आपको फॉग जमा हुआ मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता था। स्विच की क्वालिटी भी अच्छी है, बट अगर बैकलाइट स्विचेस रहते तो और अच्छा हो सकता था।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका और एक भी है कि इसमें रियर में कोई टायर वगैरह या फिर मड गार्ड ऐसी कुछ एक्सेसरीज नहीं आती। तो अगर आप इसको रेनी सीजन में चलाओगे तो पूरे जो स्प्लैशेस है वो आपकी पीठ के ऊपर आते हैं। आई थिंक दैट इज नॉट एट ऑल गुड। तो आई थिंक ट्रायम्फ को इसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए एज ए एक्सेसरी। इसके लिए एक टायर हगर अवेलेबल करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज इसमें कुछ सेंटर स्टैंड वगैरह नहीं आता। तो आई थिंक अगर आप गाड़ी ऐसी बना रहे हो जिसको आपको हाईवे पे लेके जाना है तो सेंटर स्टैंड होना जरूरी है, क्योंकि आपको चेन क्लीन चेन ल्यूब करने के लिए सेंटर स्टैंड बहुत जरूरी होता है। अगर आप ओवरनाइट कहीं पे पार्क कर रहे हो तो अगर आप सेंटर स्टैंड लगाओगे तो यू विल बी अश्योर्ड कि बाइक एकदम स्टर्डी एक जगह पे खड़ी रहेगी, कोई गिरने का डेंजर इसमें नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इसके सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो देखिए सर्विस इंटरवल जो है ये गाड़ी का दैट इज 1 ईयर और 16,000 किलोमीटर्स। तो आपको साल में सिर्फ एक बार इसको सर्विस सेंटर पे लेके जाने की जरूरत है। किलोमीटर जो है वो भी 16,000 किलोमीटर है। तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड थिंग अबाउट ट्रायम्फ। ये गाड़ी के ऊपर आती है 10 ईयर्स की वारंटी। जी हाँ, कोई अदर मैन्युफैक्चरर आपको 10 ईयर्स की वारंटी बाइक के ऊपर नहीं प्रोवाइड करेगा जो ट्रायम्फ प्रोवाइड करता है। तो दिस इज अगेन शोज हाउ कॉन्फिडेंट दे आर अबाउट द बाइक। तो उन्होंने बहुत अच्छा R&D किया है। और सर्विस कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। 2 सर्विसिंग मेरी इस गाड़ी की हो चुकी है और जो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट आया था दैट इज समवेयर अराउंड 1650। सेकंड सर्विस कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 3000 रुपीज। तो उसमें ब्रेक पैड मैंने रियर के चेंज किए थे, मैंडेटरी ऑयल वगैरह चेंज हुआ था। सो दिस इज ऑल्सो चीप टू मेंटेन। मतलब if a 400cc 40 bhp bike costing somewhere around 3,000 to 4,000 a year to maintain, I think this is really good. अब बात करते हैं ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। देखिए अगर आपका ट्रैवल मेनली सिटी में है, आप ऑफिस ट्रैवल करते हो 15-20 किलोमीटर्स और आप हाईवे पे कैजुअली कब जाते हो, देन आई थिंक ये गाड़ी आपको नहीं कंसिडर करनी चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। अब गाड़ी का जो पावर है दैट इज समवेयर अराउंड 40 bhp। तो इतना पावर होने की वजह से अगर आप इसको आराम से चलाओगे ना दैट इज लाइक 60-70 के स्पीड पे, तो आपको ऐसे लगेगा कि समहाउ ये गाड़ी का जो पावर है वो आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है, बिकॉज दिस बाइक इज मेंट टू बी रिडन एग्रेसिवली। इसको एग्रेसिवली नहीं चलाओगे तो आई थिंक यू विल नॉट बी यूजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द बाइक। सो for city rides, I think you should avoid Speed 400. Speed T4 would be a good option that generates 31 PS और उसका जो engine है that is more relaxed than the Speed 400. Highway cruising पे लिए yes, this is one of the best bike. मैंने Himalayan 450 के साथ लद्दाख राइड की है। X40 भी थी, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक भी थी, मीटियोर भी थी। तो मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा ना कि ये गाड़ी कहीं से लैग कर रही है। तो ये गाड़ी आराम से हिमालयन 450 के साथ चल रही थी एंड आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दिस बाइक। इट हैज इनफ पावर, ओवरटेकिंग इज अ ब्रीज, माइलेज भी अच्छा देती है और जो चलती है गाड़ी हाईवे मतलब आपको तो भाई साहब मजा आ जाएगा चला के। सो यस, फॉर हाईवे राइडिंग दिस इज द बेस्ट बाइक। स्क्रैम्बलर भी आप कंसिडर कर सकते हो, मतलब दिस इज लाइक योर पर्सनल चॉइस। डोंट गो व्हाट आई एम सेइंग ऑनलाइन या फिर रिव्यूज क्या कह रहे हैं। स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर 400X, दीज आर कंप्लीटली 2 डिफरेंट बाइक्स। इंजन कैरेक्टर भी उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो स्क्रैम्बलर है उसका आगे का जो स्प्रॉकेट है उसकी साइज और स्पीड 400 की साइज जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। उसका गियर रेशियोज अलग है, सस्पेंशन ट्रैवल भी अलग है। तो या आई मीन बोथ बाइक्स आर गुड। मुझे स्पीड 400 अच्छी लगी, इसके लिए मैंने स्पीड 400 ली। अगर आपको स्क्रैम्बलर अच्छी लगती है यू कैन गो फॉर इट। तो जैसे मैंने बोला, इफ यू आर हाईवे जंकी, आप वीकेंड में गाड़ी निकालते हो, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, यू शुड गो फॉर दिस। यू हैव मोर हाईवे रनिंग, यू कुड गो फॉर दिस। सिटी में भी चलाने में इसको प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ द बाइक इज एग्रेसिव। तो इफ यू कैन कंट्रोल इट, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट।